हेलो स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में स्टडी करेंगे अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज? मतलब अम्ल और क्षार किस प्रकार से अन्य पदार्थों के साथ रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या क्या कंपाउंड बनाते हैं। आइए जानते हैं। पहली इसमें अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण में पहला है आपका धातुओं के साथ क्रिया। किसके साथ? धातुओं के साथ या धातुओं से अभिक्रिया। रिएक्ट विद मेटल। तो किस प्रकार मेटल से रिएक्ट करते हैं अम्ल और क्षार? तो अम्ल में, जैसे अम्ल में बहुत सारे अम्ल, मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में भी बता दिया, पिछली क्लास में बता दिया था। HCl भी अम्ल होता है, H2SO4 भी अम्ल होता है, HNO3 भी अम्ल होता है आपका, है ना, CH3COO, बहुत सारे अम्ल होते हैं, है ना। और क्षारकों में आपको क्षारक भी बता दिए थे। क्षारक में आपका NaOH क्षारक होता है, KOH भी क्षारक होता है, CaOH का होल ट्वाइस ये भी क्षार होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षार होते हैं, ठीक है। AlOH का होल थ्राइस ये भी क्षारक है। तो ये क्षारक आपको बता दिया। अब इनकी रिएक्शन किससे करानी है मुझे? धातुओं के साथ क्रिया। अब धातुएं कौन कौन सी होती हैं? धातुएं बहुत सारी होती हैं बेटा। धातुएं आवर्त सारणी में अर्थात पीरियोडिक टेबल में जो धातुएं लेफ्ट साइड में लिखी जाती हैं, लेफ्ट साइड में जो तत्व होते हैं वो सब धातु होते हैं अधिकांशतः। धातुएं जैसे कि आपको सोडियम एक धातु है, समझना। पोटेशियम भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है, जिंक भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, लोहा भी आपकी धातु है। धातुएं वे होती हैं जिन पर धनावेश होता है, अर्थात धनायन का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागते वे हैं जिनके अंतिम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। आपको पिछली क्लास में बता भी दिया था। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, उनको धन कहते हैं। मतलब इनकी हमें इनसे क्रिया करानी है, इनकी हमें इनसे क्रिया करानी है, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए, जितने भी अम्ल होते हैं वे सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। H2 फॉर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कैसे मुक्त करते हैं इसको भी सीखते हैं। जैसे कि HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मैंने सोडियम धातु के साथ क्रिया करा दी। ये रही सोडियम धातु, मेटल, ठीक है। इसका नाम है सोडियम धातु, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब कैसे करता रिएक्ट देखिए। हटा कौन सकता है भैया? धन हमेशा धन को हटाता है, पहलवान पहलवान को ही हटाएगा। लेकिन एक जो ज़्यादा बड़ा पहलवान होगा वो कमज़ोर वाले पहलवान को हटा सकता है ना। अर्थात जिसकी सक्रियता ज़्यादा है, जिसकी सक्रियता, अब सक्रियता कहाँ मिलेगी? सक्रियता आपको मिलेगी, एक श्रेणी है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगी। अभी दूसरा चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर जब चलेगा तो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताएंगे। और अगर आपको अभी भी उत्साहित है, आपको अभी जानना है, तो मैं छात्रों आपको बता दूं, ये आपको 12th क्लास में मिल जाएगा। 12th क्लास में चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत रसायन, चैप्टर का नाम विद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वीडियो नंबर शायद आपका अप्रॉक्सीमेटली करीब 6 या 7वां होगा, उसमें देख लेना, उस पर टाइटल लगा होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम पूरी श्रेणी को हम सीख सकते हैं। मैंने अपनी खुद बनाई, वो ट्रिक बड़ी अच्छी ट्रिक है। कैसे बना सकते हैं? देखिए, सूत्र के रूप में आप सुनना मेरी बात, लेकिन हम भी अभी थोड़ा समझा दे रहे हैं, बाकी आगे डिटेल आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। सूत्र ये है कि लकवा सर का न मांगे अलमंजन, फीकड को नीसन पव, शंकु होगा आगे पीटे आओ रे। मतलब ये सूत्र है, एक कथा के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। मतलब मैंने अभी क्या बोला? लकवा मतलब LI, ल क वा का ना मांगे मन जन, है ना, फी कड, ऐसे। मतलब जिन धातुओं का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च है, उच्च पद वाला है, आप लोग
व्यवहारिक में आप समझ सकते हो, जिसका स्थान उच्च है वो नीचे वालों को आसानी से हटा सकता है ना। मतलब प्रधानमंत्री नीचे वालों को हटा सकता है ना, लेकिन प्रधानमंत्री को हटाने के लिए और ऊपर वाला राष्ट्रपति चाहिए ना। तो इसलिए प्रधान मतलब जो उच्च पद वाला है वो नीचे वालों को हटा सकता है। इसका मतलब BA CO को हटा सकता है, BA NA को हटा सकता है, BA MG को हटा सकता है। समझ में आ रहा? तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी उससे, और बहुत सारी है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। ये सारी मेटल्स हैं, धातुएं हैं, तो उसी प्रकार आपको हटाना है इसमें। अब हाइड्रोजन सबसे नीचे आता है, इसके लास्ट में आता है, लास्ट में जाकर आपका हाइड्रोजन आता है। इसका मतलब हाइड्रोजन किसी से भी हट सकता है। Li भी तमाचा मार सकता है हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है बेचारा। K भी तमाचा मार सकता है ना। Ca भी हटा सकता है, Na भी हटा सकता है बेचारा। हर कोई इसको हटा सकता है आसानी से। क्यों? क्योंकि इसकी सक्रियता बहुत कम है, लो है, और ऊपर वाले अधिक सक्रिय हैं। ठीक है, इसका मतलब Na हटा किसको सकता है? Na हमेशा H को हटा सकता है। H को ही क्यों हटाया, Cl को क्यों नहीं हटाया? मैंने भी बताया, धन हमेशा धन को हटाएगा। Na धातु है, धातु है तो धा से धातु और धा से धन, धातुओं पे हमेशा धन होता है। इसको रट लो, सीख लो। धातुओं पे धन होता, धातुओं में धन होता, धन से धारा, धा से धारा, अर्थात धारा उन्हीं में बहती है जिन पर धन होता है। ठीक, तो इसका मतलब इसमें करंट आएगा, धातु है इसलिए इस पर धनायन है। और H पर तो आप पहले से जानते हैं H पर धनायन होता है, तो धन हमेशा धन को हटाएगा। इसका मतलब Na H को हटा सकता है, क्योंकि इसका स्थान मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ये आप आगे सीख लेंगे, अभी थोड़ा सा ओरली हल्का फुल्का सीख लो। तो इसको Na ने क्या किया, Na ने इसको H को हटा दिया। H को जैसे ही हटाएगा फिर Na उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, कब्जा कर लिया। किसने? Na ने। तो देखो Na H के स्थान पर आ गया, तो और Cl आपका पहले से मौजूद था, Cl हो गया, और H आपका निकल के फरार हो गया। कितना आसान रिएक्शन करना, कितना सरल और कितना ईजी है। इतना अच्छा तरीका तो आपने शायद सीखा भी नहीं होगा। अब एक बात समझ में आ गई कि Na इसने H को हटा दिया, उसके स्थान पर Cl आ गया, आपने रिएक्शन कर दी। अब एक छात्र और समझ लीजिए, जो हाइड्रोजन मतलब जो तत्व अणु के रूप में होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है ना, नाइट्रोजन है, ये सभी तत्व अणु के रूप में लिखे जाते हैं, मॉलिक्यूल्स के रूप में लिखे जाते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा दो अणुओं से, दो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तब मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। इसीलिए हाइड्रोजन को H के रूप में नहीं लिखा जाता, H2 के रूप में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये खुद में एक अणु है। ठीक है, अच्छा H2, H नहीं लिखेंगे, H2 लिखे जाएंगे। तो H2 आपका निकल गया। अब आप कहोगे सर ये आपकी रिएक्शन हो गई पूरी, अब इसको बैलेंस करते हैं, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, करिए। H के परमाणु कितने हैं? एक। H का परमाणु यहाँ कितने हैं? दो। इसका मतलब इसमें दो परमाणु, इसमें एक परमाणु, यहाँ एक है, यहाँ दो है। अब छात्रों, गुणा हमेशा उसमें किया जाता है जिसमें परमाणु संख्या कम होती है। तो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि दो हो जाए तो दो का गुणा कर दो। तो दो का गुणा जब आप करेंगे तो आप दो का गुणा आप एक के पास नहीं करेंगे, दो का गुणा आपको आगे करना होगा, ये ध्यान रखना। हो गया दो। अब बैलेंस, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने H के आगे दो लिख दिया तो इसका मतलब है इस दो का गुणा H में भी माना जाएगा, इस दो का गुणा Cl में भी माना जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, अर्थात H2 हो गया और Cl2 हो गया, ये ध्यान रखना। अर्थात Cl की संख्या कितनी हो गई? दो, लेकिन इस समय Cl कितने हैं? एक। तो इसको भी बैलेंस करेंगे तो ये भी आपको यहाँ दो बनाना होगा। दो कैसे बनाएंगे? आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है आगे। बिल्कुल सही, हो गया दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो Na के नीचे भी दो आ गए और Cl के नीचे भी दो आ गए, है ना। अर्थात समझ में आ रहा है। अब जब Cl में दो कर दिए तो Cl तो हो गए बराबर, Cl तो बराबर हो गए, लेकिन Na गड़बड़ हो गया। अब भैया जो गड़बड़ हो गया उसको भी बैलेंस करेंगे। तो Na कितने हो गए? दो। इसका मतलब आपको इस Na के आगे एक लिखा है तो यहाँ दो बनाना है, तो दो बनाने के लिए आपको दो यहाँ ना लिख के आगे दो करना पड़ेगा। हो गया दो Na। इसका मतलब अब आप देखेंगे पूरी तरह से आपका सब कुछ बैलेंस हो चुका है। अब क्रिया पूरी बैलेंस हो चुकी, पूरी संतुलित हो चुकी है। तो अब क्रिया को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी आपने सीखा, अब क्रियाओं को लिखते कैसे वो भी आपने सीखा, और कोई पदार्थ बनेगा कैसे वो भी आपने सीखा, है ना। आसान। तो आप इस अम्ल की अगर सोडियम धातु के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही कि नहीं हो रही? इसका मतलब आपकी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और भी अम्ल ले लो, चलो इसमें से कोई सा अम्ल ले लिए, हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करेगा, कोई भी ले लो। चलो इसको ले लो, बड़ा वाले को, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल।
इसको सोडियम की जगह आप कैल्शियम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम धातु ले ली आपने, ये वाली ले ली, Zn ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। कैल्शियम, अब देखिए कैल्शियम के स्थान भी H से ऊंचा होता तो कैल्शियम भी H को हटा सकता है, तो H निकल के फरार, H आपका निकल गया और Ca इसके स्थान पर आ जाएगा, Ca आ गया, है ना, आ गया। और SO4 आपका पहले जैसे का तैसा, SO4 लिख दीजिए जैसे का तैसा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी ये सूत्र नहीं बना, अभी तो केवल मैंने स्थान बदला, सूत्र बनेगा कब? अब इसकी संयुक्ता आपको पता होनी चाहिए। SO4 की संयुक्ता कितनी होती है? -2, मतलब माइनस के SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, आवेश होता है, और Ca पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, सीख लेना, सही है। अगर फिर भी समस्या आ रही तो सुनो, देखो मैं आपको दूसरा बताऊं। H एक हटा तो इस पर H पर 1 प्लस आता है, तो H को 2H को हटाएंगे, 2H हटेंगे क्योंकि H सारे हटने हैं भैया, सारे H को हटाएगा, तो 1H को हटाया 1 प्लस और 2H को हटाया 2 प्लस, तो 2 प्लस है, तो 2 प्लस है तो सीधी सी बात है इसके ऊपर 2 माइनस होंगे ही होंगे, क्योंकि नियम कहता है जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। हाँ, अगर 2 प्लस है तो 2 माइनस, 3 प्लस है 3 माइनस, 4 प्लस है तो 4 माइनस होंगे, ये नियम कहता है धनान। इसीलिए शादियां भी आपने देखा, पार्टियां जो होती हैं वो भी बराबर वालों में देखते हैं, बराबर वालों में होती है, ठीक हो जाती है कम ज़्यादा, लेकिन वास्तविकता में केमिस्ट्री में बराबर में ही शादी होगी। जिसके पास +4 है तो दूसरे के पास -4 होगा, तभी सही होगा, वरना नहीं होगा। तो इसलिए इसके 2 आपके यहाँ लिखे जाएंगे, इसके 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ही बता दिया, इसके 2 आपके यहाँ आ जाएंगे और इसका 2 यहाँ आ जाएंगे, ठीक। और चूंकि 2 ये 2 आ गए, उस साइड में लिखा जाता है, 2 इसके उठ के यहाँ आ गए, इसके 2 यहाँ हो गए। प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है, प्लस माइनस तो ये प्रदर्शित करता है कि प्लस वाले को आगे लिखना है और माइनस वाले को पीछे लिखना है, बस, ठीक है। तो ये 2 बराबर हैं, इसको भाग करें तो 2 1 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 को लिखा नहीं जाता, इसलिए CaSO4 बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये H+ इन दोनों को भी लिखेंगे, 2H हो गए तो H2 निकलेगा, पहले ही बोल दिया हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखा, अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल को कैल्शियम धातु के साथ अपकृत कर देते हैं तो कैल्शियम भी आसानी से H2 को हटा सकता है और उसके स्थान पर खुद बैठ सकता है, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। अब बैलेंस कर लीजिए, H कितने हैं? 2, यहाँ भी H2, SO4 कितने हैं? S 1 है, यहाँ भी S 1 है, O कितने हैं? 4, यहाँ भी 4 है, Ca कितने? 1, यहाँ भी Ca 1, बैलेंस हो गया। तो समीकरण को बैलेंस भी आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से धातुओं के साथ रिएक्ट करना सीख गए होंगे कि अगर अम्ल क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त ही करेंगे। अब हम क्षारों के साथ क्रिया ले लेते हैं, किसी एक क्षार के साथ, चलो इस क्षार को ले लेते हैं। अगर क्षारक के साथ क्रिया करती हैं धातुएं, ये क्षारक ले लिया, क्षारक में धातु चलो मान लो Zn के साथ क्रिया करा रहे हैं, अगर हम क्षारक की, किसी भी क्षारक की धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होगा? अब इन दोनों में कंपटीशन होगी। अब देखिए, ये भी धन है और ये भी धन है, अब Zn इसको भी हटा सकता है, Zn इसको भी हटा सकता है, हाँ बिल्कुल सही। Zn का अब चेक कैसे करेंगे किसको कौन हटाएगा? अभी मैंने सूत्र बताया, लक व सर काना मांगे अलमंजन, है ना, फीकड को, मतलब लक व काना, ना पहले आ रहा है अर्थात ना बड़ा है, लक व काना मांगे अलमंजन, जन माने जीडन, जन तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब नीचे की सक्रियता, क्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता कम है और ऊपर वाले की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है। इसका मतलब है Na हटा सकता है Zn को, लेकिन Zn की मजाल नहीं है जो Na को हटा पाए। Na तो महाबली खली है, Na को नहीं हटा सकता। जब Na को नहीं हटा पाएगा तो फिर क्या करेगा? फिर किस में घूसा मारेगा? फिर मजबूरी है H में घूसा मारेगा, H को हटाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए Zn H को हटा सकता है, Na को हटा नहीं सकता। ठीक, जब H को नहीं हटाएगा तो इसमें भी H2 मुक्त हो, तो H आपकी बाहर आ जाएगी तो H निकलेगा, लेकिन H लिखा नहीं जाता, अभी बताया H2 लिखा जाता, तो H2 मुक्त हो गई और Zn इसके स्थान पर आ जाएगा, इसके घर पर कब्जा कर लिया, तो NaO जैसे के तैसा, ये जैसे के तैसा, H के स्थान पर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? Zn, ये आपका Zn आ गया। ठीक है छात्रों, अब एक बात समझना, क्या कि अभी कंपाउंड नहीं बना, वो तो मैंने लिख दिया। अब ये Zn जैसे ही आएगा तो इसके ऊपर आपका होल ट्वाइस आ जाएगा। आई, अब आपके दिमाग में एक समस्या आ गई हुई,
सर ये आपने कैसे लिख दिया, चलिए इसको भी सीखते हैं। देखिए चलो एक एक करके चलो। आपका H हटा, H पर एक प्लस होता है। अगर भैया अभी बताया H पर एक प्लस हो रहा है तो अर्थात एक H हटेगा तो इस पूरे पड़ोसी पर माइनस एक ही तो आएगा, माइनस आएगा। एक H हटा तो एक प्लस तो एक माइनस। अगर दो H हटते तो दो प्लस हो जाते, दो माइनस। तीन H हटते तो तीन माइनस। चार H हटते चार माइनस। सीधी सी बात, इस पर एक माइनस आ जाएगा। अर्थात NaO पे ऊपर एक माइनस होता है। नहीं समझते? नहीं समझते हो चाहो तो ऐसे निकाल सकते। एक और तरीका है, एक तरीका और है। देखिए एक और तरीका है, NaO पर चार्ज कितना होगा। Na का धातु है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है तो उसकी संयोजकता 1 होती है, तो इस पर Na पर एक प्लस होता है, ये तो सभी जानते हैं। प्लस 1 होता है नहीं होता है? यस होता है। और O पर कितना चार्ज होता है? O पर हमेशा -2 होता है, ये तो आपको पता ही है। होता है कि नहीं होता है? तो Na पर एक प्लस होता है और O पर 2 माइनस होता है। अब आप एक प्लस से एक माइनस कट गया, आप तो जानते हैं प्लस का एक और माइनस का एक कट जाएगा, तो प्लस एक माइनस एक कट गया, आपका क्या बचा? -1। इसका मतलब एक माइनस बचा, तो पूरे पर -1 होगा ही होगा। तो है ना आसान। तो इसका मतलब आपके समझ में आ गया। तो NaO पे ऊपर एक माइनस होता है और Zn पर आप जानते +2 होता है। हाँ, क्योंकि Zn की जो बैलेंसी होती है +2 होती है भैया, वो संयोजकता होती है 2 होती है, और आप इस +2 होता है। कारण क्या है? क्योंकि Zn का परमाणु क्रमांक 30 होता है, 30 होता है। और अगर इसको पीरियोडिक टेबल में देखें, आवर्त सारणी में देखें, आवर्त सारणी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सेकेंड बी में। बिल्कुल सही, सेकेंड बी, अर्थात सेकेंड है तो इसकी संयोजकता सेकेंड होगी। सीधी सी बात है, आप देख लिया करो। थोड़ा सा जो हम बोल रहे हैं उसको पीरियोडिक टेबल में देखिए। तो आप देख रहे हो संयोग मैंने अभी बताया ऐसे होता है, तो इसका 2 आपका यहाँ आ जाएगा NaO और उस साइड में 2 लग गए, और एक यहाँ आ जाएगा Zn और एक इधर आ जाएगा 1। लेकिन ये प्लस यहाँ नहीं लिखा जाएगा, माइनस यहाँ नहीं लिखा जाएगा, वो तो संयोजकता लिखी जाती है। ठीक, समझ में आ गया? तो इसलिए आपका कंपाउंड ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है, इसके 2 को गुणा करेंगे इसमें Na2, इसमें गुणा करके लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी धातु, ये भी दोनों धातु हैं, इसलिए Na2। और सबसे अधिक सक्रिय धातु को, सबसे अधिक ताकतवर धातु को पहले लिखा जाता है। उससे थोड़ी कम ताकतवर कौन है? Zn को लिखा जाएगा। और सबसे कम कौन है? O2, 2 का गुणा O2। तो इसलिए NaO का होल ट्वाइस Zn को हम Na2 ZnO2 लिखा करेंगे, ऐसे नहीं लिखना। ओके, हाँ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है? सोडियम जिंकेट। तो छात्रों, अगर हम कास्टिक सोडा या इसका दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जिंक धातु से कराते हैं, जिंक को जस्ता भी कहते हैं, जस्ता से आप कराते हैं, तो आप देखेंगे कि सोडियम जिंकेट नाम का पदार्थ बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब यही रुक जाइए। क्यों? क्योंकि बेटा Zn की तो ताकत ज़्यादा थी तो H से, इसलिए Zn ने H को हटा दिया। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिनकी ताकत H से ज़्यादा नहीं होती, जैसे कि Ag। हाँ बिल्कुल सही, अगर मैं इसको Ag के साथ रिएक्ट करा दूं तो H2 गैस नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि Ag के स्थान H से नीचे, मतलब H तमाचा Ag मार सकता, लेकिन Ag की मजाल नहीं जो H में मार दे। तो जब Ag मजाल नहीं तो Ag H को नहीं हटा सकता, Ag Na को भी नहीं हटा सकता। इसका मतलब ये दोनों क्रिया, इसका मतलब Ag NaOH की क्रिया Ag से नहीं होगी, अर्थात नो रिएक्शन। रिएक्शन होती कब नहीं है ये भी आपको सीखना पड़ेगा, अर्थात अभिक्रिया ही नहीं होगी, मतलब Ag इनमें से किसी को नहीं हटा पाएगा, ना H को हटा पाएगा ना Na को हटा पाएगा, इसलिए NaOH की क्रिया Ag के साथ नहीं होगी। बिल्कुल समझ में आ रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपने देखा कि कुछ अम्ल तो नहीं, अम्ल तो सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हमेशा H2 निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। लेकिन कुछ धातुएं, कुछ क्षारक जैसे कि आपका NaOH है, और कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करेगा, लेकिन सभी में मुक्त नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है दूसरी हेडिंग। अभी तक आपने देखा अम्लों की भी रिएक्शन हो रही धातुओं के साथ, क्षारकों की भी क्रिया हो रही धातुओं के साथ। अब हम केवल अम्ल की क्रिया करा रहे हैं, अम्ल ही क्रिया करेगा, क्षार क्रिया नहीं करेगा। तो अम्लों की धातु
कार्बोनेटों से क्रिया, नेटों से अभिक्रिया। हमारा राइटिंग अच्छा नहीं है, आप समझ लेना बेटा। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट ऑफ एसिड। तो मेटल कार्बोनेट के साथ अम्लों की क्रिया क्या होती है? तो आप सबसे पहले मेटल कार्बोनेट जान लीजिए। मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं? धातुओं में अभी बताया, Na भी धातु हो सकता है। कार्बोनेट का सूत्र आप जानते हैं, कार्बोनेट CO3 होता है, राइट है। और CO3 बिट कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव चार्ज, ये याद रखना पड़ेगा। तो Na पर कितना चार्ज होता है? Na पर एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसका एक इसके पास और इसके 2 इसके पास, तो ये 2 आपके यहाँ जाएंगे Na2। तो सूत्र क्या बनेगा? Na2CO3। यहाँ एक का गुणा करेंगे तो एक जैसे ही, तो Na2CO3। इसका मतलब धातु कार्बोनेट आपका Na2CO3 हो सकता है ना, K2CO3 हो सकता है, CaCO3 हो सकता है, ZnCO3 हो सकता है, AlCO3 का Al2CO3 का होल थ्राइस, ये हो सकता है। अब आप सोच रहे हो सर इसमें 2 नहीं लगाया, इसमें 2 लगाने का कारण मैंने आपको पहले ही बता दूंगा, इसको समझा दिया। इसमें 2 और इसमें यहाँ 2 आ गए, यहाँ 3 आ गए, क्यों आ गए इसको भी सीख लो। Al की ऊपर 3 वैलेंसी होती है, क्यों? एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक होता है 13, तो 13 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 3 3 आएगा। 4 से कम है तो धातु है, 4 से ज़्यादा है तो अधातु है। ये 4 से कम है तो धातु है, धातु है तो धन होगा, धन का मतलब जितना लिखा उतना ही धन, ठीक। अच्छा, Al धन। और CO3 पर भी बताया -2 होता है, तो इसके 2 यहाँ आ जाएंगे और इसके 3 यहाँ आ जाएंगे। 3 कोष्ठक लगेगा क्योंकि 3 यहाँ आ जाएगा, सही है बेटा, क्योंकि 2 तत्व साथ में चिपके हुए हैं तो 2 साथ में तो कोष्ठक लगाया जाता है। तो Na2Al2CO3, इसका नाम एल्युमिनियम कार्बोनेट होगा। अच्छा, इनके साथ हमें क्रिया करानी है, किसकी? अम्ल की। तो अम्ल में कोई भी अम्ल ले लो, चलो अम्ल में कोई, चलो HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया हम चलो Na2CO3 से करा दे रहे, पहले ही वाली, ठीक है, धातु कार्बोनेट से। अब आपको नोट कर लेना है, सुनिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। सभी अम्ल या अम्ल धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके सदैव CO2 गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, ठीक, अम्ल। और धातु कार्बोनेटों के साथ भी क्रिया करके CO2 निकालते हैं, और धातु वाई कार्बोनेट जिसका नाम है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, उनसे भी क्रिया करके CO2 निकालेगा, जो आगे अभी बताने वाले हैं। अभी थोड़ा समझो तो निकालो। अब ये रिएक्शन करेगा, क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे निकलती है रिएक्शन फिर सीख लो, एक बार फिर रिएक्ट करना सीखें। अब ये कंपाउंड बड़ा है, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट। तो अब इसको, अब ये इसके साथ रिएक्ट कैसे करेगा इसको सीखना है। अभी बताया था, आगे वाला नहीं बताया तो अब जान लो। आगे वाला होता है प्लस, पीछे वाला माइनस, इतना याद रखना, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। तो आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस होता है। अब कितना प्लस होता है कितना माइनस होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। H पर 1 प्लस होता है क्योंकि H का परमाणु क्रमांक 1 होता है। Cl पर 1 माइनस होता है क्योंकि Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 7, है ना। 4 से ज़्यादा है तो 4 से अगर ज़्यादा है तो इस 7 को हमेशा 8 में से घटाते हैं, तो 7 में से 8 घटा दो, -1 बचा, तो इसलिए -1 आया, है ना। अथवा ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक और तरीका है, अर्थात अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना और ले ले जिससे कि इसके अंतिम कोश में 8 हो जाए, तो 1 ले ले तो इसका मतलब 1 माइनस आ जाएगा इसके ऊपर, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, तो Na पर कितना चार्ज होता है? 1। CO3 पे अभी बताया, CO पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। अब रिएक्शन कैसे होती है अब समझ लो। प्लस वाला जो है वो माइनस से क्रिया करेगा। प्लस वाला माइनस कौन है? ये पूरा माइनस है। इसका मतलब H क्रिया किससे करेगा? CO3 से। H किससे क्रिया करेगा? CO3 से। कैसे क्रिया करेगा? H के ऊपर 1 प्लस होता है और इसके ऊपर -2 होता है, तो ये इसके 2 यहाँ क्रॉस, इसके 2 आपके यहाँ आ जाएंगे तो बनेगा H2 और 1 यहाँ आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं, तो 1 लिखना चाहो लिखो, नहीं तो नहीं, H2CO3। इसका मतलब H अगर CO3 से क्रिया करेगा तो सूत्र बनेगा H2CO3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ, अब बचा कौन? Cl और Na। चलो इसको देखें, तो Cl Na में ये माइनस है, ये प्लस हो, तो पहले प्लस लिखा जाता छात्रों,
तो पहले प्लस ले लो Na। अब एक ही लिया जाता है, Na 2 है, 2 नहीं लेते, संख्या को नहीं लेते। रिएक्शन करते समय 2 3 नीचे कितने लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, उससे कोई मतलब नहीं, केवल तत्व को लेते हैं। तत्व कौन से है? Na, तो Na लिख दिया। इसमें तत्व कौन सा? Cl3। पहले प्लस लिखा जाता है फिर माइनस लिखा जाता है। तो Na पर कितना चार्ज? 1। Cl पर कितना चार्ज? -1। तो 1 यहाँ आ जाएगा 1 और इसका 1 यहाँ आ जाएगा 1। तो आपका सूत्र क्या बनेगा? NaCl। इसका मतलब अगर Na और Cl आपस में क्रिया करेंगे तो आपस में रिएक्ट करके NaCl बनाए लेंगे, है ना, आसान, NaCl बना लेंगे। चलिए, हो गया, समझ में आ गया? बस होगी रिएक्शन। कितना आसान था रिएक्शन को करना। अब ये तो समझाने के लिए थे, अब इसको प्लस माइनस को हटा दीजिए। चलो आगे समझ में। अच्छा, अब एक बात और समझ लीजिए, क्या? H2CO3 इसका नाम है कार्बनिक अम्ल। ये कार्बनिक अम्ल दुनिया में सबसे कमज़ोर अम्ल है। इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि इसको अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी रख दिया, 10-15 मिनट के लिए भी रख दिया, तो ये अपने आप पानी छोड़ जाता है। इसके पेट में से पानी निकल जाता है, ऑटोमेटिक इसके अंदर से पेट में से पानी निकलता है। इसका नाम कार्बनिक अम्ल है। तो पानी निकलेगा कैसे? तो H2 को ले जाएगा और H2 अपने साथ में O को और ले जाएगा, H2O। तो भैया यहाँ क्या बच जाएगा? CO2। 2 ही तो बचेंगे क्योंकि 3 में से एक H ले गया तो CO2। इसका मतलब आपको H2CO3 के स्थान पर सदैव H2O CO2 ही लिखना होगा, ठीक? तो इसलिए आपको H2O और CO2 लिख देने होंगे। तो आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपने देखा अगर अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है और लवण भी बनाता है, इसका नाम है लवण। सोडियम क्लोराइड एक लवण है। लवण प्लस और माइनस के योग से जो पदार्थ बनता है उसको लवण कहते हैं, ठीक है? हो गया समझ में? अच्छा, एक और उदाहरण ले लो, अगर कोई समस्या है, कोई सा भी उदाहरण ले लो, ठीक है, ऐसे। और नहीं तो आप ले लेना, कोई समस्या है आगे, चूँकि वीडियो फिर बड़ा हो जाता है, इसलिए इतना ही समझो। अम्लों के साथ अगर धातु कार्बोनेट को क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब हम अम्लों की तीसरी हेडिंग हम आपको बता रहे हैं, अम्लों की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया, हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया। हाइड्रोजन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक और नाम है क्या? धातु बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। अब धातु बाइकार्बोनेट होते कौन से? सुनो, धातु मतलब अभी बताया Na भी धातु है, बाई जिसके बीच में आ जाता, बाई को कहते हैं H। देखो हाइड्रोजन का मतलब H और बाई का मतलब भी H, तो H आ गया। और कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3, ठीक है बेटा? तो NaHCO3। अब आप सोच, अभी आप कह रहे हो सर ये कैसे बन गया, इसमें 2 आ गया, इसमें 2 नहीं आया। बेटा मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, CO3 के ऊपर, अभी बता रहा हूँ, देखो चलो, CO3 ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब H के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1 प्लस चार्ज होता है। Na पर कितना चार्ज होता है? 1 प्लस चार्ज होता है। तो प्लस प्लस 2 प्लस हो गए, 2 प्लस हो गए, 2 माइनस हो गए। जब 2 माइनस 2 प्लस हैं बराबर हैं, इसलिए इसके 2 यहाँ आएंगे और इसके 2 अगर यहाँ जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपका NaHCO3 लिखना पड़ेगा, ठीक? अच्छा, सही है बेटा? इसका मतलब है Na पर 1 प्लस चार्ज होता है, और अगर हम HCO3 को देखें, HCO3 ये बाइकार्बोनेट बोला जाता है, तो HCO3 पर 1 माइनस होगा, है ना? क्यों? क्योंकि H पर 1 प्लस होता है और CO3 पर 2 माइनस होते हैं, तो 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब HCO3 पूरे पर 1 माइनस हुआ करेगा, ठीक? हाँ, तो HCO3 ऐसे ही आप KHCO3 लिख सकते हो, ऐसे CaHCO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि इस पर 2 प्लस होते हैं, 2 प्लस यहाँ आएगा, इसका 1 पूरे पर 1 माइनस है तो 1 यहाँ आएगा, तो इसका 1 यहाँ, इसका 2 यहाँ, तो NaHCO3, है ना? ऐसे ही AlHCO3 का होल थ्राइस, क्योंकि इसकी बैलेंस 3 होती तो यहाँ 3 आया, इसका 1 होता तो 1 आएगा। समझ गया? आ गया होगा। तो ये आपके बहुत सारे मैंने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दिए। अब इनके साथ हम अम्लों की क्रिया कराएंगे। चलिए इसमें से किसी एक को ले लो, चलो इसको ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं। अब इसकी ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, इसके साथ हमें अम्ल की क्रिया करानी है। अम्ल में जैसे कि HCl ले लो,
H2SO4 ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इसकी क्रिया करा रहे हैं। तो देखो अम्ल अगर धातु कार्बोनेट जिसमें लिखा है, देखो कार्बोनेट यहाँ भी लिखा है, ये धातु कार्बोनेट है, ये धातु बाई कार्बोनेट है तो कार्बोनेट, कार्बोनेट जिसमें लिखा है उसमें CO2 निकले ही निकलेगी, ये याद रख लो। कार्बन डाइऑक्साइड निकलना ही निकलना, तो निकलो, देखो कैसे निकलेगा, फिर समझ लो एक बार। तो आपने देखा H पर एक प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है, इस पर Na पर एक प्लस होता है और इस पूरे पर एक माइनस। आप यहाँ से यहाँ तक हमने एक माइनस निकालना सिखा दिया। अब चलिए प्लस वाला किससे जुड़ेगा, प्लस वाला जुड़ेगा माइनस के साथ, राइट। तो H को उठा लो यहाँ और इस H को उठा लो यहाँ, ऐसे, ठीक है। इस पर एक माइनस है, इस पर एक प्लस है, ठीक है। तो इसका एक यहाँ आ जाएगा H, इसका एक कहाँ जाएगा यहाँ, और इसका एक यहाँ जाएगा, तो HCO3 का होल एक एक लिखा नहीं जाता, इसका मतलब ये दोनों आपस में साथ साथ आ जाएंगे, तो आपका HCO3 बनेगा। और आप देख रहे हो H को हम इकट्ठा कर सकते हैं तो H2 बना सकते हैं, तो H2CO3। आपने देखा H अगर इसके साथ मिल जाता तो बनता है H2CO3, कितना आसान बन गया, कार्बनिक अम्ल बन गया। क्या बन गया, कार्बनिक अम्ल। तो छात्रों कार्बनिक अम्ल बन गया। अब कार्बनिक अम्ल बन गया तो मैंने बताया ये दुर्बल है, और दुर्बल है तो इसको भी इस रूप में लिखा ही नहीं जाता। किस रूप में लिखा जाता है, H2O और CO2 में, H2O और CO2 में लिख लो, H2O और CO2 बनेंगे। समझ में आ गया, ये गैस की है, गैस का प्रतीक है, गैस हमेशा ऊपर उड़ती है, इसलिए हमने इसको ऊपर चिन्ह बना दिया प्लस। अब क्या बचा, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस क्या बनता है, NaCl। तो छात्रों इसमें भी लबड़ बना, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही है और लबड़ भी प्राप्त हो रहा है ना। तो हो गई रिएक्शन। अब एक चीज़ है, ऊपर वाली रिएक्शन को बैलेंस नहीं मैंने किया, तो उसको बैलेंस और कर लेते हैं, इसको ध्यान मैंने नहीं दिया। आप देखो बेटा, इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करते हैं, पहले इसको बैलेंस कर लो फिर ऊपर बैलेंस। इसमें H कितने बेटा, एक H, और ये H कितना है, दो H हैं टोटल, इसमें कितने हैं, 2H, हाँ 2H बराबर है। Cl कितने, एक, यहाँ Cl है ही नहीं, यहाँ Cl नहीं, यहाँ Cl एक Cl बराबर। Na कितना, एक, Na कितना, एक बराबर है। C कितना, एक C बराबर। O कितने, 3 O, टोटल O 3 है, इधर कितने, 2 ये, एक O ये, 3 O बराबर। इसका मतलब ये भी अभिक्रिया पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। अब ऊपर वाली अभिक्रिया को बैलेंस नहीं किया तो उसको बैलेंस करो। यहाँ H कितना, एक, यहाँ H कितने, 2, देखो यहाँ बैलेंस नहीं है, यहाँ छात्रों 2 है, यहाँ छात्रों 1 है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, आपको जो कम संख्या उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाए, बराबर हो जाए, 2 का करेंगे ऐसे। तो 2 का जब गुणा करेंगे तो आपको 2 का गुणा यहाँ नहीं करना, आपको 2 का गुणा यहाँ ना करके आगे करना है ऐसे। तो 2 का गुणा करेंगे, 2 एकन 2, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 H हो गए और Cl भी 2 हो गए, H2 हो गए, Cl2 हो गए, ठीक है। H2 बराबर Cl कितने होंगे, 2, Cl2। अब Cl2 कैसे होंगे, यहाँ 1 है, Cl2 कैसे होंगे, आगे 2 गुणा करोगे तभी 2 होगा। तो 2 का गुणा करेंगे, इसका मतलब 2 का गुणा Na भी माना जाएगा, 2 का गुणा Cl भी माना जाएगा, तो इसका मतलब Na2 हो गए, Cl2 हो गए। तो अब Cl2 तो हो गए, Cl2 बराबर हो गए, H तो पहले से बराबर कर लिया, अब Na गड़बड़ हो गए। तो Na2 कैसे करेंगे, Na2 है पहले से, वेरी गुड, Na2 है, तो इसका मतलब Na भी बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया। अब आप बैलेंस कर लो, CO3 कितने, C कितने, 1, यहाँ भी C कितना, 1, यहाँ O कितने, 2 O ये, 1 O 3, तो यहाँ भी 3। इसका मतलब अब क्रिया पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। तो आपने देखा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया करेगा तो भी CO2 निकालेगा, और धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो भी CO2 निकालेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग है धातु वो अम्ल और क्षारकों की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षारकों की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल तथा क्षारकों की परस्पर अभिक्रिया। बेटा जब अम्ल और क्षार परस्पर माने आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब क्यों उदासीनी, क्योंकि एक उदासीन कंपाउंड बनेगा, ठीक है। देखो अम्ल मैंने ले लिया HCl, क्षार मैंने ले लिया चलो NaOH। अब देखिए कैसी रिएक्शन होगा, आगे वाला प्लस वाला, पीछे वाला माइनस, आगे प्लस पीछे वाला OH माइनस है, तो प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस से, माइनस ये रहा, तो ये प्लस
H है और ये OH है, आपका क्रिया करेगा ये एक है, ये एक है, तो एक यहाँ आ जाएगा, इसका एक उठकर यहाँ आ जाएगा और इसका एक यहाँ आ जाएगा। एक एक लिखा नहीं जाता, ये आपका आपस में चिपक जाएंगे। जब HOH पास पास आ जाएंगे तो आप देख रहे हैं H2 लिखा जाएगा, H2 और O जैसे का तैसा H2O, तो आपने देखा H2O बन गया, अर्थात जल बन गया। अब आपका प्लस और माइनस आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, NaCl, तो ये एक लवण बना। इसका मतलब है आपका क्या बनेगा, लवण बनेगा और आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। और लवण इसी अपक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। समझ गए, ये अम्ल है, ये क्षार है। तो आपने एक चीज़ देखी क्या, उदासीनीकरण की परिभाषा क्या हो सकती है, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इस अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। इससे कौन सी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे आपकी इन दोनों आपस में जब क्रिया कराते हैं तो ये देखा गया है 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा के नाम से जाना जाता है, उदासीनीकरण ऊष्मा, न्यूट्रलाइजेशन हीट। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हीट कहा जाता है। इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इतनी ऊष्मा निकलती है, किसकी, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब। जैसे आप भी आपस में जब क्रिया करो किसी के साथ तो पसीना निकलता है, वैसे इसमें निकलता है। ठीक है, तो इसका मतलब अम्ल और क्षारकों की क्रिया इस तरीके से हो सकती है। अब आपकी बची है पांचवी रिएक्शन है अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया। अम्लों की किससे, धातु ऑक्साइडों से क्रिया, धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। भैया अम्लों की धातु ऑक्साइड, अब धातु ऑक्साइड कौन से होते हैं इसको भी सीखो। धातु माने जैसे कि Na, ऑक्साइड O होता है, तो O पर कितना चार्ज होता है आपको पहले ही बता दिया, -2। Na पे कितना चार्ज होता है, 1 होता, तो इसका मतलब इसके 2 कहाँ जाएंगे, Na के पास, तो Na2। इसका 1 कहाँ जाएगा, यहाँ O, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, Na2O, वन लिखा नहीं जाता, Na2O। इसी प्रकार और भी K2O, CaO, MgO, है ना, Al2O3 आदि बहुत सारे, है ना। अब ये कैसे बन गया, इसकी 3 होती है तो यहाँ आ गया 3, इसकी 2 होती है तो इसकी 2 यहाँ आ गया। इसकी बराबर क्योंकि इसकी Mg की 2 होती है तो 2 यहाँ आ गए, O की भी 2 होती है 2 यहाँ आ गए, 2 बराबर 2 से 2 कैंसिल, MgO। चलिए अब अम्ल कोई एक अम्ल ले लो, चलो HCl ले लो, HCl के साथ ही ज़्यादातर पूछा जाता है। आप H2CO3 भी ले सकते हो। इस अम्ल के साथ हम धातु की क्रिया करा रहे हैं, तो बेटा अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया करेगा अम्ल, जब धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करेगा तो भी लवण बनेगा और जल बनेगा। देखो कैसे लवण और जल कैसे बनेगा, ये प्लस ये माइनस, और इसमें Na पर 1 प्लस होता भी बताया और O पर 2 माइनस होता है, तो ये प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस के साथ, तो ये प्लस के साथ माइनस का हो गया, तो क्या बना H और O। तो इसके 2 होते हैं, इसके ऊपर 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, इसका होता है 1 तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा H2O। तो इसका H और O आपस में क्रिया करके H2O बनाते हैं। Na और Cl क्या बनेगा, NaCl। मैंने बताया ये 2 नहीं लेने, परमाणु को नहीं लेते, केवल तत्व को लेते, तत्व Na लिख दिया, Cl लिख दिया, इसका 1 यहाँ आया, इसका 1 यहाँ, तो NaCl। अब बैलेंस कर लो, Na 2 हैं तो यहाँ 2, आगे 2 कर सकते हो बैलेंस करने के लिए, हो गए 2 Na हो गए, तो भैया Cl भी 2 हो गए, 2 भी तो Cl हो गए। 2 Cl कैसे होंगे, 2 Cl कब होंगे, जब आप 2 का गुणा करेंगे, तो H2 हो गए, तो H2 लाना ही था, तो होगी रिएक्शन, तो अब क्रिया भी बैलेंस होगी। ठीक है, प्लस माइनस करके परीक्षा में नहीं लिखेंगे, आपको समझा रहे हैं प्लस माइनस करके, जिससे कि आपको अच्छे से रिएक्शन क्लियर हो जाए। रिएक्शन को हम करते कैसे हैं, अभी तक तुम रटते थे रिएक्शनों को, हम रिएक्शनों को करना सिखा रहे हैं, कैसी रिएक्शन होती है। ठीक है, हो गया। तो इसका मतलब अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाया करते हैं, कोई भी अम्ल ले सकते हो। ठीक है, लास्ट आपकी है, अभी अम्ल की साथ क्रिया हो रही थी, अब क्षारकों की क्रिया कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग है क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, ऑक्साइडों से अभिक्रिया या क्रिया क्षारकों की।
तो क्षारक तो आप जानते हैं कौन कौन से, NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, ZnOH, बहुत सारे। क्षारक में चलो NaOH ले लिया। क्षारकों की क्रिया करानी अधात्विक ऑक्साइड। अधातु कौन सी होती हैं? अधातुएं वे होती हैं जो नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर पाया जाता है। और नेगेटिव कौन होते हैं? जो आवर्त सारणी में RHS दिशा में उस साइड में पीछे की, और आगे कौन है? धातुएं। हमारी तरफ धातुएं और उस तरफ अधातुएं। तो उस तरफ आपका C आता है, और C के साथ ऑक्सीजन का संयोग कराएंगे तो क्या बनेगा? ऑक्साइड के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है और C के ऊपर होता है 4 प्लस, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा? C2O4, और C2 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो आपका यहाँ हो जाएगा 1 और 4 की जगह हो जाएगा 2, इसका मतलब CO2। तो अधात्विक ऑक्साइड में आपका CO2 हो सकता है या नहीं हो सकता? यस। और क्या हो सकता है? P2O5 हो सकता है छात्रों, है ना। अधात्विक ऑक्साइड में P2O5 हो सकता है, CO भी हो सकता है ना। और आपका NO भी हो सकता है, N2O भी थ्रो हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब उधर वाले आपस में क्रिया करेंगे। तो जैसे कि मैं आपका सिलेबस में CO2 के साथ क्रिया, तो CO2 के साथ क्रिया करा रहे हैं, CO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करेगा तो ये भी क्षारक भी बेटा लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ये भी लवण और जल बनाएंगे। देखो कैसे, चलो देखो कैसे क्रिया करेगा NaOH की। देखिए क्या होता है, CO2 पे अभी कोई चार्ज नहीं है, CO2 पे कोई चार्ज नहीं, CO2 पर ना प्लस है ना माइनस है, चेक कर लो आप लोग अगर। और CO2 प्लस और माइनस में टूटता भी नहीं है, ये भी आधा। ये सहसंयोजक बंध जिनमें पाया जाता है वो प्लस माइनस में नहीं टूटते, और आयनिक बंध जिनमें पाया जाता है वो प्लस माइनस में टूटते हैं। अभी तक जितनी अभिक्रियाएं थी वो आयनिक बंध वाली थी, लेकिन ये अभिक्रिया आपकी सहसंयोजक बंध है, क्योंकि अधातुओं के बीच आपस में क्रिया सहसंयोजक बंध की हुआ करती हैं। C भी अधातु है, O भी अधातु है, इसलिए आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। ये पानी में घोलेंगे तो C अलग हो जाए, O अलग हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, पूरा ही रहेगा। इसलिए इसके ऊपर आवेश नहीं है, तो ये O को खींच लेगा। जब O को खींच लेगा तो CO3 हो जाएगा, और CO3 जैसे ही हो जाएगा वैसे इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि CO3 पहले ही बता चुके 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से क्रिया करेगा, तो पॉजिटिव कौन है? Na। पॉजिटिव H भी है, लेकिन H कमज़ोर है और ये थोड़ा ताकतवर है, इसलिए इसके साथ क्रिया करेगा, तो H प्लस, तो Na प्लस आ जाएगा। Na प्लस होता है, तो ये 2 कहाँ पहुँचेंगे? इसके पैरों पर। कहाँ? Na2। H एक कहाँ पहुँचेगा? यहाँ, तो Na एक लिखा नहीं जाता, तो इसका मतलब अगर कास्टिक सोडा क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड कराते हैं तो Na2CO3 बनेगा। इसका मतलब CO3 बना करेगा हमेशा, CO3 बन गया। इसका मतलब है ये अब बचा क्या? Na भी आपका निकल गया, Na2, तो 2 का गुणा कर लो, Na2 हो गया, और O2 है। अब एक H और यहाँ 2 O थे, 2 O में से एक O H ने ले लिया, तो क्या बन गया? H2O। क्योंकि भैया देखो एक समझाऊँ, यहाँ 2 हो गए ना, 2 का गुणा किया 2 हो गए, H2 हो गए, तो एक O यहाँ इसके पास चला गया, CO3 होगा, तो एक O तो बचा, एक O बचा, तो H2O मिल गया, तो H2O। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। देखिए ये बैलेंस भी हो गई पूरी अभिक्रिया। तो ऐसी रिएक्शन को बदल सकते हैं। एक और उदाहरण लो, चलो CaOH का होल ट्वाइस। ये है बुझा चूना, ये है बुझा चूना। बुझे चूने में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं, बुझे चूना है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर बुझे चूने में छात्रों, बुझे चूने में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं तो चूने का रंग दूधिया हो जाता है। ये प्रैक्टिकल भी है, लेबोरेटरी में कराया भी जाता है। चूना एकदम दूधिया कलर का हो जाएगा। क्यों दूधिया क्यों हो जाता है? देखिए क्या बन जाता है दूधिया कलर में, अभी बताया। Na और O में एक CO जुड़ा तो CO3 बना। इसका मतलब ऐसे ही Ca और O, एक O लेकर CO3 बन जाएगा, तो CO3 हो जाएगा। CO3 बन गया, और CO3 माइनस होता है, माइनस वाला किसको लेगा? प्लस को, Ca को, तो Ca, और Ca पर होता है 2 चार्ज, आपको पता है, तो 2 2 बराबर है, इसलिए 2 2 से कैंसिल हो गया, तो CaCO3, तो इससे CaCO3 बन गया, CaCO3। अब कच्चा बचा H2O। देखा, लवण बना और जल बना, लवण बना और जल बना। इसका मतलब क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया अगर होगी है तो उसमें भी आपका लवण और जल बनता है।
आई होप आपको केमिकल प्रॉपर्टीज अम्ल और क्षारकों की अच्छे समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई समस्या है तो आपको कमेंट करके हमें बताना है। तब तक के लिए नमस्कार।